संवाद हरियाणा कॉन्क्लेव 2023 बदलाव के 8 वर्ष। और अब हम चौथे सत्र की ओर बढ़ने जा रहे हैं। चौथा सत्र, जैसे कि मैंने पहले कहा, बेहद महत्वपूर्ण सत्र है और कहा जाता है ज्ञानवानेन सुखवान ज्ञानवानेन जीवति, यानी ज्ञानी इंसान ही सुखी है और ज्ञानी ही जीता है। और ज्ञान के लिए बात होती है शिक्षा की। शिक्षा में बड़े बदलाव हो रहे हैं, नई शिक्षा नीति हमारे सामने है, साथ ही अब शिक्षा पर राजनीति भी बहुत होने लगी है। और उसीलिए इस सत्र में मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी को कि वो मंच पर आए। इस सत्र को होस्ट करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर। जनता टीवी के संवाद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए संवाद कॉन्क्लेव 2023 में बदलाव के 8 वर्ष पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से इस संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई और अभी हमारे साथ इस वक्त है एक खास मेहमान हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद कॉन्क्लेव 2023 बदलाव के 8 वर्ष में आपका स्वागत है सर। तो इस वक्त कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ हैं और बात करेंगे हरियाणा की शिक्षा को लेकर। हरियाणा के स्कूलों में शिक्षा को लेकर सरकार ने बदलाव के 8 वर्ष में क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और साथ ही विपक्ष हरियाणा की तमाम जो शिक्षा नीति है सवालों में रहती है, विपक्ष लगातार सवाल करता है। सर, सबसे पहले यही कि हाल ही में सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसको अलग किया है और आपका जो उच्चतर शिक्षा विभाग है उसको अलग किया गया है। ये सरकार को इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मतलब शिक्षा विभाग को अलग अलग क्यों करना पड़ा आपको? देखिए, काफ़ी प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे इस प्रकार से है और हरियाणा में पहले नहीं था, लेकिन उस पर विचार किया गया कि मैं समझता हूँ कि ये दोनों अलग अलग ही होने चाहिए। इस प्रकार का मुख्यमंत्री जी का विचार था और मैं भी इस विचार का समर्थक हूँ। मैं भी ये चाह रहा था कि ये जो उच्चतर शिक्षा है और टेक्निकल एजुकेशन है सारा मिला के एक हो जाए और जो हमारी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, वो अलग हो जाए। तो मैं समझता हूँ उससे काफ़ी लाभ रहेगा। जी, यानी आप ये मानते हैं कि जो ये 2 विभाग अलग अलग कर दिए, स्कूल शिक्षा अलग कर दी और उच्चतर शिक्षा विभाग को अलग किया गया है, इससे क्वालिटी एजुकेशन आएगी और इससे फायदा होगा बच्चों को? हाँ, निश्चित तौर से बच्चों को इससे फायदा होगा। सर, इसके साथ ही आपके 8 साल से ज़्यादा का कार्यकाल आपका हुआ है। पहले आपकी पूर्ण बहुमत की 5 साल की सरकार और अब आप गठबंधन के साथ सत्ता में हैं। ये 8 साल में स्कूल शिक्षा को लेकर क्या महत्वपूर्ण कदम आप मानते हैं आपने उठाए हैं? बदलाव की जो बात हो रही है, आपने क्या बदलाव किए हैं ऐसे जिससे जो भी आप दावा करते हैं कि प्रदेश में शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बढ़ी है, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में दाखिले जो हैं वो आप बढ़ने की बात करते हैं, तो क्या ऐसे आंकड़े हैं, क्या आपने बदलाव शिक्षा को लेकर किए? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो जो संस्कृति मॉडल स्कूल हैं वो एक जिले में पहले एक था, 22 था, अच्छे चल रहे थे वो, ऐसा नहीं। और उसको देखते हमने इस पर विचार किया कि लोगों का काफ़ी रुझान उसकी तरफ है और उसके बाद हमने निर्णय लिया कि जिले में जहाँ एक है तो हर एजुकेशन ब्लॉक में एक स्कूल हम खोलेंगे और ऐसे 116 स्कूल हमने नए खोले। अब 138 स्कूल हैं और उसको क्योंकि हमने देखा कि लोगों की रुचि जो है वो ज़्यादा CBSE के साथ है, वो अपने बच्चों को CBSE में पढ़ाना चाहते हैं, तो हमने सरकारी स्कूल को भी CBSE से एफिलेटेड कराया क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट था कि भाई हमारा बच्चा इंग्लिश पढ़ना चाहिए, इसके उनका काफ़ी ऐसा महसूस करते थे। तो उनको प्राइवेट में न जाने पड़े, सरकारी में उस प्रकार का मिले। इसके साथ ही नई टेक्नोलॉजी के साथ भी उनका वास्ता हो, उसके लिए हमने एक विचार किया कि हम बच्चों को टैब देंगे। जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं उनके अभिभावक के पास इतनी, मैं समझता हूँ, पूरी सामर्थ्य नहीं होती, कुछ के पास है कुछ के पास तो नहीं होती। तो उस पर हमने विचार किया कि आज देश की ज़रूरत है और जो बच्चे सामर्थ्यवान हैं तो उनके पास तो हैं, लेकिन जो वैसे हैं उनके पास नहीं हैं। तो हमने 5 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारे, उनको सबको टैब देने का काम किया और टैब के साथ साथ हमने सारा उसका जो था वो सारा सिस्टम उनके साथ जोड़ के, चाहे उसका सॉफ्टवेयर था चाहे 2 GB डाटा था, वो सारा का सारा हमने उनको फ्री दिया और
2 GB उसको इसलिए फ्री दिया कि उसको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, वो अपनी पूरी पढ़ाई कर सकता है। इसी प्रकार हमने सुपर 100 शुरू किया जी। और उसके परिणाम बहुत अच्छे रहे और पहली बार से ही बहुत अच्छे रहे। और अब की बार 41 बच्चे ऐसे हैं जिनका IIT में एडमिशन हुआ जी। तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ उपलब्धि है। और आगे हमने इसमें बुनियाद एक कार्यक्रम शुरू किया है, जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनको हम 9th के बच्चे को ही % से नंबर ज़्यादा हैं उन बच्चों का हम चुनाव करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद निश्चित करते हैं और उन बच्चों को हम 1 सप्ताह में 2 पीरियड जो है ऑनलाइन उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि आने वाले टाइम में उनकी संख्या बढ़े। ऐसे ही हमने जो NDA है उसके लिए भी कोचिंग शुरू करी है, उसमें 9th के 11वीं के 100 बच्चे और 12वीं के 100 बच्चे उसमें भी शुरू किया है। आने वाले टाइम में उसके निश्चित तौर से अच्छे परिणाम मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में निश्चित तौर से होंगे। हमने जो 134A था 134A बंद कर दिया। उसकी बात करते हैं सर 134A की। 134A पे तो विपक्ष ने लगातार कहा कि सरकार ने गरीब बच्चों से उनका हक छीन लिया और गरीब बच्चे जो हैं वो अब शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। आपने एक नई योजना शुरू की है चिराग योजना। चिराग योजना और 134A में क्या अंतर है और विपक्ष का जो आरोप है, जो दावा है बिल्कुल गलत है उनका। जब 134A में बच्चे पढ़ रहे थे तो 10% बच्चों को हम एडमिशन देते थे जी। RT जो है वो केंद्र का है और केंद्र के साथ अगर हम चलते हैं तो उसमें जो 60% बजट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और उसमें 25% बच्चों को आप एडमिशन करा सकते हैं। वहां 10 था, यहाँ 25 था, तो जितना पैसा हम वहां 10% में खर्च रहे उतना ही पैसा खर्च करके हम 25% बच्चों को पढ़ा सकते थे। तो हमने निर्णय लिया कि बजाय इसके हम इसको पढ़ा लेंगे। अब जब 134A हमने समाप्त कर दिया तो जो गरीब अभिभावक थे वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी योजना से हम सहमत हैं, आपने RT लागू कर दिया, अच्छा कर दिया आपने, लेकिन हम कहाँ जाएं? RT तो आपने पहली क्लास से शुरू किया जी। लेकिन मेरा बच्चा तो 7वीं क्लास में है या 8वीं क्लास में है, अब उसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था? तो उस पर विचार करके हमने चिराग को शुरू किया कि उसकी फीस हम देंगे और वो एक क्लास ऐसा ऐसा समाप्त होगी। जैसे वो 8वीं क्लास में है तो 8वीं समाप्त हो गया, 9th 10th उसके बाद जाएगा और उसके बाद उसको समाप्त कर देंगे और RT में बच्चों का एडमिशन कराएंगे। मैं समझता हूँ इससे लाभ है लोगों को। लेकिन आपने टैब की बात की सर, आपने कहा कि आपने स्कूल में बच्चों को टैब दिए, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही विपक्ष के आप निशाने पर थे, आपके शिक्षा विभाग ने एक आदेश निकाल दिया कि बच्चे टैब जो है वो जमा करवा दें, जबकि बच्चों के अभी एग्जाम होने हैं। तो बच्चे एग्जाम से पहले टैब करवा दे, जमा करवा देंगे, इतना डर क्यों है फिर स्कूल शिक्षा विभाग को? क्या बच्चे नहीं। उस पे हमने वो परिवर्तन कर दिया। अब जो लास्ट पेपर जब बच्चा देगा तभी टैब उससे लेंगे, हम पहले नहीं लेंगे। इसके साथ ही आपकी कुछ और टैब देने की भी योजना थी, वो टैब दे नहीं पाए या फिर अगले शैक्षणिक सत्र में देने जा रहे हैं क्या? देखिए पहले हमारी योजना थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 9th क्लास से हम टैब देंगे जी, लेकिन मेरा विचार ये है कि 9th से देंगे तो शायद 4 साल तक टैब अपना काम शायद पूरा ना करे। मुझे लगता है 3 साल तक वो अच्छी स्थिति में रहता है और काम करता है। हालांकि जिन कंपनी का टैब है उनके साथ मेरी बात हुई थी, वो तो कह रहे थे नहीं काम करेगा, पर मुझे लगता है कि शायद दिक्कत होगी। तो अगर फिर 4 साल में ठीक नहीं करता तो फिर 12वीं क्लास में जाकर दोबारा टैब दो। तो इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था, हालांकि मुख्यमंत्री से 9th क्लास से जाते, मैंने निवेदन किया कि 10वीं 11वीं 12वीं में हम टैब देंगे, तो उससे वो स्मूथली चलता रहेगा। मंत्री जी, आपने कहा कि आपने मॉडल संस्कृति स्कूल खोल दिए और बच्चे जो हैं वो मॉडल संस्कृति स्कूल में आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल जो हैं उनसे ज़्यादा एक तरह से मॉडल संस्कृति स्कूल आपके जो हैं उनकी डिमांड है, लेकिन विपक्ष तो बिल्कुल इसके उलट दावा करता है और कई बार नज़र भी आता है, आंकड़े भी सामने आए थे, आपके कार्यकाल में बहुत सारे स्कूल बंद हुए हैं, विपक्ष ये कहता है, और मर्ज किए गए हैं। मर्ज किए जाने की स्कूलों को या फिर बंद किए जाने की नौबत क्यों आ गई? क्या बच्चे घट गए हैं, स्कूलों की जरूरत नहीं है हरियाणा को? देखिए इसकी मर्ज की डेफिनेशन ही गलत कर दी। मर्ज में कुछ ऐसा नहीं है, कोई स्कूल बंद नहीं किया। एक ही कैंपस में 5वीं का स्कूल भी है, 8वीं का भी है, 10वीं का भी है, 12वीं का भी है। 5वीं का हेड अलग है, 8वीं का हेड अलग है, 10वीं का हेड अलग है और 12वीं का प्रिंसिपल अलग है। हमने केवल इतना चेंज किया कि जो हेड होगा वो एक ही होगा। अगर 10वीं तक का स्कूल है तो जो उसका हेडमास्टर है वो सारे स्कूलों का हेड वही होगा। अगर 12वीं तक का है तो जो प्रिंसिपल है वही हेड होगा। तो संख्या 1 गिनी जाएगी। अब स्कूल 1 है क्या? पहले वो स्कूल 4 गिने जा रहे थे, जिसको कह रहे स्कूल बंद कर दिया। स्कूल नहीं कोई हमने बंद किया, हमने कोई स्कूल बंद नहीं किया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल हमने एक हेड बनाया। आप भी सोच सकते हैं कि हेड अगर एक ही स्कूल में 4 होंगे वो ठीक रहेंगे या अगर 1 होगा वो ठीक रहेगा, केवल इतना परिवर्तन है।
और जिन स्कूलों को बंद करने की बात करें, वो स्कूल भी हमने ऐसे स्कूल बंद किए जहां 10 से भी कम बच्चे थे जी। हमने उन स्कूलों को बंद कर दिया। आप भी मान सकते हैं कि अगर 10 से कम बच्चे हैं तो स्कूल चलाना कितना जी। ऐसे कितने स्कूल थे आपके पास? बहुत थोड़े स्कूल थे, 100 कुछ स्कूल थे, जिनमें 66 स्कूल दोबारा से फिर शुरू हो गए। पंचायतों ने उसमें रुचि ली और उन्होंने बच्चे 25 से ज्यादा कर दिए। हमने 66 स्कूल दोबारा से शुरू कर दिए। लेकिन अभी जो वो विपक्ष ये बात और कहता है कि सरकार जो है वो दावा करती है कि हमने स्कूल बंद नहीं किए, मर्ज किए हैं। और आपने जो ये बात की कि आप जो है वो स्कूलों का एक तरह से वर्गीकरण कर दिया कि जो 10वीं तक के जो हेडमास्टर हैं वो नीचे की प्राइमरी सेक्शन को देखेंगे। लेकिन सर ऊपर के ठीक है, आपने हेडमास्टर और प्रिंसिपल और उनका दायरा बना दिया, लेकिन टीचर्स की तो कमी है सर। प्रदेश में आज टीचर्स ना जो है वो टीजीटी टीचर्स हैं, ना पीजीटी टीचर्स हैं। ये टीचर्स की भर्ती आपने जो वो पिछले 8 साल में कई बार भर्ती करने का प्रयास किया, कई बार मामले कोर्ट में चले गए, लेकिन अब आपको रोजगार कौशल निगम के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर लगाने पड़ रहे हैं। आप क्या सहमत है कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर लगाने चाहिए? आप नहीं मानते कि रेगुलर टीचर होगा तो स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो पाएगी, बच्चों को जो वो सही शिक्षा मिल पाएगी? देखिए, हमने 4,500 लगभग 4,500 एग्जैक्ट तो इसमें देख के बता सकूं, लगभग 4,500 टीचर के लिए जो पीजीटी के हैं उनके लिए लिख के दे दिया। उसकी एडवर्टाइज हो चुकी है। जो टीजीटी है वो 7,500 जी हमने कर्मचारी चयन आयोग के पास उसकी डिमांड भेज दी है और आज या कल में उसकी एडवर्टाइज हो जाएगी जी। कौशल रोजगार के माध्यम से हमने उनको कहा है 1,000 से ज्यादा टीचर की भर्ती की और जितनी आवश्यकता है वो भर्ती हम कर लेंगे जी। मैं आपके इस मंच से ये विश्वास दिलाता हूं पूरे प्रदेश की जनता को जी कि अब की बार जो नया सेशन शुरू होगा उसके शुरुआत में लगभग उसके शुरुआत में हम सारे टीचर पूरे कर देंगे, कहीं टीचरों की कोई कमी नहीं रहेगी। ये सर जो कौशल रोजगार निगम के जरिए आज अब टीचर रख रहे हैं और आपने नियमित भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में आपने टीजीटी की पीजीटी की भर्ती जो शुरू कर दी है, तो ये जो आज कौशल निगम के जरिए टीचर्स जो आप रख रहे हैं, कल को ये दावा करेंगे कि हमें आप पहले रेगुलर करिए? क्योंकि इससे पहले आपने देखा गेस्ट टीचर हरियाणा के लिए एक बड़ी समस्या बन गए। आज तक उनका मुद्दा जो है वो आपके सामने कई बार जो है वो एक तरह से सड़क पर आते हैं, आंदोलन करते हैं। पिछले चुनाव में मुद्दा था गेस्ट टीचर, लेकिन आपको लगता नहीं कि फिर वो दावा करेंगे कि हमें रेगुलर कीजिए? आपको लगता नहीं कि पहले समय रहते रेगुलर भर्ती होनी चाहिए टीचर्स की? नहीं, देखिए बच्चे भी कम और ज्यादा होते रहते हैं जी, तो हम ये भर्ती करेंगे और जिस प्रकार से जरूरत होती रहेगी उतनी हम रेगुलर भर्ती भी करते रहेंगे जी। तो ऐसा नहीं है, कौशल रोजगार में तो हमने बहुत बड़ी भर्ती कर ली, 1 लाख से भी ज्यादा जो हैं वो हमने भर्ती की है। जैसे जैसे विभागों में जरूरत पड़ती रहेगी उसका पता, लेकिन कौशल रोजगार में सबको पता है कि ये परमानेंट नहीं है और अब हम किसी को इस प्रकार से भर्ती करके परमानेंट कर भी नहीं सकते। नियम भी ऐसे नहीं है। 2012 के बाद कोर्ट का आदेश है कि हम किसी को भी इस प्रकार से भर्ती करके हम उसको रेगुलर नहीं कर सकते। रेगुलर के लिए एक अलग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में से जो आएगा उसको ही रेगुलर कर सकते हैं। टीजीटी की आपने बात की, पीजीटी की आपने बात की, लेकिन जो जेबीटी टीचर्स हैं वो लगातार जो जेबीटी के लिए एचटेट क्वालिफाई हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जेबीटी के टीचर्स की भर्ती की जाए। और कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि जब हम गए थे, सत्ता से बाहर हुए थे, तो हमने आखिरी भर्ती की थी जेबीटी टीचर्स की। उसके बाद मौजूदा जो हरियाणा की सरकार है, आपके 8 साल हम बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन जेबीटी टीचर्स इस बदलाव में शामिल नहीं हो पाए, यानी जेबीटी टीचर्स की भर्ती आपकी सरकार ने नहीं की। ये आरोप है विपक्ष का भी, और जो एचटेट क्वालिफाई जो युवा हैं वो भी ये बात कहते हैं। क्या जेबीटी टीचर्स की हरियाणा में जरूरत नहीं है? देखिए, जो विपक्ष ये कहता है कि हमने भर्ती की थी, उसकी देख लो कहां भर्ती हुई थी। नियुक्ति आपने दी थी, टेस्ट उनके टाइम में जरूर रहा, लेकिन इतनी अनियमितताएं थी कि भर्ती नहीं। अभी कोर्ट से जो फैसला आया, ज्वाइनिंग जो है वो हमने कराई उसकी जी। 11,000 से ज्यादा टीचर जो जेबीटी हैं उनकी ज्वाइनिंग हमने कराई है। तो हम अगर जेबीटी की जरूरत होगी तो निश्चित तौर से भर्ती करेंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास टीचर लगभग पूरे हैं, कहीं किसी प्रकार की जेबीटी की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन अगर जरूरत होगी तो करेंगे भर्ती। एक और आपने पिछले दिनों देखा होगा, विधानसभा में आपने जवाब भी दिया था जब शीतकालीन सत्र था। ये कहा जाता है कि टीचर्स की कमी जो है वो 35,000 से ज्यादा की है, लेकिन हरियाणा सरकार के पास या शिक्षा मंत्री के पास पता नहीं कौन सा फार्मूला है, बिना भर्ती किए ही आज टीचर्स की जो कमी है वो 14-15 हजार बता रहे हैं। तो क्या वाकई में 35,000 जो पद आपने पहले खाली बताए थे वो खाली थे नहीं? क्या कोई आंकड़ों में गड़बड़ी थी या विपक्ष के आरोप झूठे हैं? क्या मतलब उसमें सच्चाई क्या है? देखिए, पोस्ट कई बार ज्यादा सैंक्शन हो जाती हैं, उतनी जरूरत नहीं होती, और जितनी वो सैंक्शन है उसी के हिसाब से वो सारी बात कही जाती है जी। लेकिन अभी जो कमी है, हालांकि 20,000 से ज्यादा है कमी,
लेकिन इतनी कमी नहीं जो 34,000 वो कह रहे हैं, उसमें कोई सत्यता नहीं है। जी, एक अभी नई शिक्षा नीति की बात हो रही है सर, लगातार आपने कई बैठकें हरियाणा के शिक्षा विभाग के साथ या शिक्षाविदों के साथ की है, बड़ी चर्चा हुई है नई शिक्षा नीति की। हरियाणा में नई शिक्षा नीति को लेकर आपकी क्या तैयारी है? कब तक आप इस नई शिक्षा नीति पर काम करेंगे? कब तक ये लागू हो जाएगी? और इस नई शिक्षा नीति में KG to PG मॉडल की बात हो रही है, हरियाणा में वो KG to PG मॉडल आप किस रूप में अपनाएंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च कर दी और सभी प्रदेशों से कहा है इसको 2030 तक सब लागू करेंगे जी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा में इसको हम 2025 तक लागू करेंगे और उसके लिए हमने कार्य प्रारंभ कर दिया। चाहे जिस प्रकार से एक विचार आया नई शिक्षा नीति में कि 3 साल का बच्चा जो है उसका जो दिमाग है पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, इसलिए उसको उसी समय स्कूल में भेजना चाहिए। तो उसके लिए भी 4,000 स्कूल हमने शुरू कर दिए, प्ले स्कूल हमने 4,000 शुरू कर दिए। और भी इसी प्रकार की जो बहुत सी उसमें जो योजनाएं दी वो भी हमने सारी लागू करी। अपने आपने KG to PG की बात की तो अभी तक 2 यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जहां हम शुरू कर चुके हैं, उसमें कुरुक्षेत्र और MDU। जी, तो ये जो यूनिवर्सिटी है सर, यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, इसमें जो ये KG to PG मॉडल है आपका, ये किस रूप में काम करेगा? मतलब कैसे इसमें बच्चे जो है वो आएंगे और कैसे मतलब ये PG तक उसी में रहेंगे? देखिए, वही यूनिवर्सिटी में ही स्कूल है जी, और वो स्टार्टिंग KG से वहां से करके और जब वो PG तक जाएगा तो उस तक वो शिक्षा वहीं पर ग्रहण करेगा। यानी आपका मकसद ये है कि रोजगार एक तरह से मिले, मतलब रोजगार पर शिक्षा मिले, जो बच्चा है वो रोजगार उसको मिले, और इसीलिए एक KG to PG एक ऐसा मॉडल हो जिसमें उसको स्किल डेवलपमेंट की भी। उसमें देखिए उद्देश्य रोजगार नहीं, उसमें है उसकी शिक्षा पूर्ण, मतलब यहाँ से जो शुरू करता है और जहां तक उसको शिक्षा ग्रहण करनी वो उसी यूनिवर्सिटी में रह के वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। जी, तो ये जो स्कूलों में टीचर्स की जो कमी की बात हम कर रहे थे इससे पहले, ये आप ये मानते हैं कि जो नया शैक्षणिक सत्र आपका होगा उससे पहले आप इस भर्ती को कंप्लीट कर लेंगे? अब थोड़ी सी अड़चन आई, हालांकि मैंने ये कहा था कि मार्च में हम पूरी कर लेंगे जी, लेकिन शायद मार्च में ना हो, अप्रैल तक हम पूरी कर लेंगे। लेकिन सर एक और रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों, अलग अलग जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं उनको कई अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि वो स्कूलों की जो वो किस तरह की शिक्षा गुणवत्ता है, कैसे वहाँ पर काम हो रहे हैं, उसकी एक रिपोर्ट बनाए। तो नूह जो जिला है वहाँ की एक रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया, अशोक खेमका जो IAS अधिकारी हैं, काफ़ी चर्चित रहते हैं, उन्होंने कहा कि जो वो 1501 बच्चे हैं और 17 स्कूल हैं, मतलब एक तरह से वहाँ की जो शिक्षा है उसके ऊपर सवाल खड़े हुए। और सवाल उसके ऊपर खड़े ना केवल अशोक खेमका ने किए, बल्कि पिछले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के जो विधायक थे, कांग्रेस के जो विधायक आफ्ताब अहमद है या मोहम्मद इलियास है, उन्होंने भी ये कहा कि हमारा जो जो क्षेत्र है, मेवात का जो क्षेत्र है, वहाँ पर शिक्षा को लेकर बड़ी जो है वो दिक्कत है। अब क्या स्थिति है सर मेवात में? टीचर्स कितने हैं, स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है, किस रूप में काम कर रहे हैं आप वहाँ पे? देखिए, मुझे इसका अनुमान था कि शायद ये विषय आएगा और लगभग हमने 3,000 टीचर जो हैं मेवात में हम भर्ती कर रहे हैं। कुछ हमने भर्ती कर लिए और कुछ भर्ती करने वाले हैं। तो मैं आंकड़ों सहित आपको बता दूं, 52 PRT हैं उर्दू के, 60 अध्यापक हैं कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हमने करे और 486 शिक्षा सहायक हैं, 700 से ज्यादा JBT हैं और 700 से अधिक ही अध्यापकों का कैडर जिला बदला। तो दूसरे जिले में थे, उनको हमने मौका दिया कि वो इस जिले में आ सकते हैं। 930 अध्यापक जो हैं कौशल रोजगार के माध्यम से हमने भर्ती किए हैं। जिला स्तर पर DO और DWO को पावर दी गई है कि वो भी स्कूल में अध्यापक भर्ती कर सकते हैं और प्रिंसिपल की हमने पदोन्नति की, वो भी। ये सारा मिला के कुल 30,000 टीचर कुछ हमने भर्ती कर दिए और कुछ कौशल रोजगार के माध्यम से भर्ती करने वाले लगभग काफी हद तक भी काम पूरा कर लेंगे। एक सर आपकी टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी है जिसका आप भी और मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि इसको दूसरे राज्य फॉलो कर रहे हैं और ये जो है वो एक बेहतरीन शिक्षा नीति आपने बनाई है और इसमें आप टीचर्स के ट्रांसफर करते हैं। लेकिन सर आरोप ये है कि इसकी वजह से जो टीचर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं, मतलब अब उनका ध्यान स्कूल में पढ़ाने में नहीं है बल्कि इसमें है कि मैं कैसे इस ट्रांसफर पॉलिसी के जंजाल से निकलूं, कैसे मैं अपने स्कूल जो नज़दीक का स्कूल हो, जो उसका जो जिला है उसमें रह सकूं। ये सब दिक्कतें आ रही है सर, तो इसके लिए क्या कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत समझते हैं आप? देखिए, लगभग 76% जो रेगुलर टीचर हैं जी, उनकी जो फर्स्ट चॉइस थी वही स्टेशन उनको मिले जी, और ऐसे ही जो हमारे अतिथि अध्यापक हैं उनकी 68% अध्यापक जो हैं उनको फर्स्ट चॉइस मिली, जो उनकी पहली चॉइस थी वो इनको मिल गई जी। ज्यादा दूसरा जो इसके बाद रहता है उनको सेकंड चॉइस मिल गई।
केवल 10% टीचर ही ऐसे हैं जो दूर दराज चले गए हैं, और लगभग इतना तो होता ही है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि इसमें अगर कुछ सुधार करके हम और कुछ कर सकते हैं। जो गेस्ट टीचर है इनमें 740 टीचर ऐसे हैं जिनको दूर के स्टेशन मिले, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास था। मैंने किसी से, कोई मेरे पास उनका डेपुटेशन नहीं आया, मैंने स्वयं उनको बुलाया था और सारे अधिकारियों को बुलाया के मैंने बातचीत की थी, और अधिकारियों ने एक समस्या कोर्ट की बताई थी। उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई। उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि अगर क्या हम जो पॉलिसी के अंतर्गत ही हम क्या उनको सुविधा दे सकते हैं, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन इतनी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ये अपने आप में उपलब्धि है। अभी उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री मुझे मिले थे जी, तो उन्होंने मेरे से पूछा था, गुजरात में मीटिंग थी जी, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने जो ये पॉलिसी बनाई है इसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, तो मैंने कहा कि 92% है। उसने कहा हमारे यहाँ अनसेटिस्फेक्शन लेवल 92% है, आपके यहाँ सेटिस्फेक्शन लेवल 92% है। तो वो उसके बाद यहाँ आए भी थे, अपने अधिकारियों को लेके आए थे, उसने काफी तारीफ की कि आपकी अच्छी पॉलिसी है जी। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसे रह ही जाते हैं 10% लोग जिनको उनकी मनमर्जी का स्टेशन नहीं मिलता, तो निश्चित तौर से वो विरोध तो करेंगे, अपने बात भी कहेंगे। एक आपने जो स्कूलों के लिए एक सुपर 100 कार्यक्रम शुरू किया है, ये सुपर 100 कार्यक्रम क्या है आपका? मतलब इसके जरिए आप किन बच्चों की मदद करते हैं, किन बच्चों को कैसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें, और ये कितना सक्सेस है आपकी नज़र में? ये बहुत ही जबरदस्त सफल रहा है जी। हमने जिन बच्चों के 85% नंबर थे उन बच्चों का चुनाव किया और उन बच्चों का एक टेस्ट लिया। उस टेस्ट में जो बच्चे पास हुए उनको एक सप्ताह के लिए हमने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद दोबारा उन बच्चों को हमने टेस्ट लिया और टेस्ट लेने के बाद फिर दोबारा उन बच्चों को हमने उसमें मौका दिया और उनकी ट्रेनिंग हमने शुरू की। सारा खर्चा सरकार करती है और उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। अब की बार 41 बच्चे जो हैं हमारे IIT में गए जी। और जब वो हमने यहाँ बच्चे बुलाए, शायद इसी में प्रोग्राम था, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बधाई देने के लिए उनके साथ यहाँ मिलने के लिए आए, तो जब हमने बच्चे खड़े किए तो वो इतने गरीब बच्चे थे, मतलब बेहद गरीब थे, स्कूल में जैसे सरकारी स्कूल में होते हैं। और उन्होंने कहा कि हमने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि IIT में हम और IIT कोई लेना देना नहीं था इस बात से, लेकिन हम सरकार के आभारी हैं। तो हमारा मानना यह है कि हम कोई उस बच्चे के लिए काम नहीं कर रहे, हम देश के लिए काम कर रहे। वो इतना प्रतिभावान बच्चा अगर कहीं इस कमी की वजह से पीछे रह गया तो फिर तो देश पीछे रह जाएगा ना जी। तो देश को अगर लेके जाना तो जो प्रतिभा है उसको आगे लेके आना पड़ेगा जी। और उसकी से ही हमारे मन में एक विचार शुरू की, जब हमने की तो उसी टाइम विचार आया कि टैब का विचार भी वहीं से आया कि कहीं टेक्नोलॉजी में बच्चे पीछे रहे थे तो हम टैब की व्यवस्था भी हम करेंगे। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उसके अभिभावक के पास पैसे नहीं है, पर मैं भी तो अभिभावक हूं, मेरे पास तो है, मैं करूंगा इसकी व्यवस्था। और उन्होंने उसकी सारी व्यवस्था करी और मैं दावे के साथ कह रहा अभी तक पूरे देश में किसी ने भी इतने टैब दिए, बल्कि मैं तो कह सकता हूं शायद दुनिया में भी किसी ने अभी तक इतने टैब उपलब्ध कराए नहीं। क्योंकि मैं इंग्लैंड गया था और स्कॉटलैंड में जो है वहां सरकारी एजुकेशन है, इंग्लैंड और दूर जा रहे हैं सर आप। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हमारे पास पहुंच गए हैं, अगले कार्यक्रम में उनसे चर्चा भी करेंगे। लेकिन ये लगातार कहते हैं कि दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है, हम दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को लेकर अगली बार हरियाणा के चुनाव में जाएंगे। और आम आदमी पार्टी जिस भी राज्य में चुनाव प्रचार में उतरती है या जहां भी जाती है, दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को आगे रखती है। आपको दिल्ली का जो आम आदमी पार्टी की सरकार का एजुकेशन मॉडल है उसकी कितनी जानकारी है, और अगर वो अच्छा मॉडल है तो आप हरियाणा में अपना लेंगे उसके? नहीं, देखिए अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफ़ी सर्वे करती है और सर्वे करने के बाद वो बताती है कि कहाँ का मॉडल अच्छा है, कहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो मुझे नहीं पता दिल्ली का कौन सा नंबर है, जब गुप्ता जी आएंगे तो पूछ लियो कौन सा नंबर है। लेकिन सर ये दिल्ली का जो एजुकेशन, मैं पंजाब का मान रहा कि पंजाब का पहला नंबर, लेकिन पंजाब का पिछली बार भी पहला नंबर था। दिल्ली का कौन सा नंबर, अभी यहाँ पूछ लियो कौन सा नंबर है कौन सा नहीं। लेकिन दिल्ली मतलब पता तो किसी चीज का तब फर्क क्या है? दिल्ली की सरकार स्कूल शिक्षा को बेहतर करने का दावा करती है, स्कूलों की फोटोएं कई बार आपकी और ट्वीट के जरिए आपकी और दिल्ली सरकार के और या आम आदमी पार्टी के नेताओं की जो है वो कई बार ट्वीटबाजी भी हुई है। आप स्कूल में अच्छे स्कूल की बिल्डिंग का दावा करते हैं, दूसरी तरफ बिल्डिंग जो है वो दिल्ली की स्कूल की एक बिल्डिंग की फोटो डलती है। तो ये क्या फर्क क्या मानते हैं आप? दिल्ली ये तो मानते हैं ना कि दिल्ली में देखिए सरकार जो है वो देखिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, अभी बाहर से 10 अखबार मंगवा लो जी, और 10 अखबार के फ्रंट पेज पे एडवर्टाइज देख लो किसकी है जी, पता चल जाएगा आपको। पंजाब की स्थिति भी नहीं है लेकिन फ्रंट पेज पे एडवर्टाइज किस बात की रही। मतलब हर चीज को यही एडवर्टाइज करना कि ये हमने बढ़िया कर दिया, ये हमने बढ़िया कर दिया, सारा दिन एक ही बात को कहते हैं। वो तो सर सरकार की सरकार सभी सरकार करती है। नहीं, हम भी सरकार हैं, हमारी दिखाओ ना कहाँ कितनी एडवर्टाइज है।
रोज की रोज सारे तुलना में हिंदुस्तान कम के ज्यादा अखबारों हो में यही सकती है, छाप रहे हैं कि हमारी सर। शिक्षा मॉडल ठीक है। मंत्री जी, तुलना में कम ज्यादा हो सकता है प्रचार, लेकिन प्रचार तो सभी करते हैं, सरकार अपने अपना प्रचार करती मतलब है। प्रचार की भी तो कोई लिमिट होती होगी, कहाँ तक करेंगे प्रचार, तो उसमें पता चल जाएगा। जी सर, ये जो दिल्ली के बार बार मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा में स्कूल जो है वो क्या इसलिए आप दिल्ली के साथ मुकाबला करने में जो वो आगे नहीं आते, क्योंकि दिल्ली की जो स्कूलों की व्यवस्था है वो एक सीमित संख्या है, दायरा जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। हरियाणा की 2.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, प्रदेश में 15,000 के करीब स्कूलों का आंकड़ा है जो हमारे पास जानकारी, आप एग्जैक्ट जानकारी दे पाएंगे। तो क्या ये वजह है कि बहुत ज़्यादा बड़ी व्यवस्था देखनी है और दिल्ली की व्यवस्था जो है वो हरियाणा के मुकाबले छोटी है? नहीं, मैं नहीं मानता कि वहाँ अच्छी। देखिए, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा मैं अच्छा हूँ, दिल्ली वालों से पूछोगे दिल्ली वाले कहेंगे हम अच्छे हैं। तो इससे फैसला तीसरा आदमी करेगा ना जी। कोई तीसरा आदमी उसकी समीक्षा करेगा, वो बताएगा भाई दिल्ली की अच्छी, हरियाणा की अच्छी या पंजाब की अच्छी, किसकी अच्छी, तो वो बताएगा। और अभी तक कोरोना में भी जो हमने ऑनलाइन एजुकेशन दी उसमें भी हम 5वें नंबर पे थे और अच्छी पोजीशन हमारी थी, तो अभी तक हमारा ठीक है सारा। सर, ये जनता टीवी का जो संवाद कॉन्क्लेव है ये बदलाव के 8 वर्ष पे चर्चा कर रहा है, लेकिन आगे 2024 भी आना है। 2024 में आम आदमी पार्टी जिन राज्यों में जाती है वहाँ अपना एजुकेशन मॉडल सबसे पहले आगे रखती है। जैसे 2014 से पहले आपकी पार्टी ने गुजरात मॉडल रखा था, तो आपको कोई हरियाणा में कोई चिंता नहीं है? आम आदमी पार्टी से कोई डर नहीं है? नहीं, हमें कहीं कोई डर कोई दिखाई नहीं देता। और मुझे लगता है कि देखिए जहाँ जहाँ भी आम आदमी पार्टी गई, पंजाब का तो ठीक है, उनकी सरकार बनी, बड़े बहुमत से सरकार बनी, लेकिन बाकी कहीं लोगों ने स्वीकार नहीं किया। गुजरात में गए, आपके सामने है, गुजरात का सरकार बना रहते वो, लेकिन आपके सामने है, चाहे फिर हिमाचल में गए, चाहे उत्तराखंड में गए, जहाँ भी गए, चाहे यूपी में गए, आपको पता ही है कि किसी को भी उसको यकीन नहीं है। सर, इसके बाद हम लौटते हैं निजी स्कूलों पर। निजी स्कूल जो है उनके साथ कई बार सरकार जो है वो आमने सामने हो जाती है। निजी स्कूल ये कहते हैं कि सरकार मान्यता के जो नियम है वो इतने सख्त बना दिए हैं कि हम उनको फॉलो नहीं कर सकते। पिछले दिनों आपकी एक चंडीगढ़ में बड़ी बैठक हुई थी निजी स्कूलों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ, तो अब निजी स्कूलों की मान्यता को लेकर क्या कोई नीति बनाई है, क्या कोई फैसला किया है कि निजी स्कूलों को मान्यता आप किस दायरे में देंगे ताकि ये बार बार जो गतिरोध सामने आता है ये ना आए? नहीं, निजी स्कूल तो मुझे कभी नहीं इस प्रकार की कंप्लेंट लेके मिले। कुछ स्कूल हैं, एक्सटेंस स्कूल हैं, जिनका 2003 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी तब नियम बने थे जी, और उन नियमों का पालन करना था, लेकिन बार बार उसमें छूट देते रहे, बार बार छूट देते रहे, और वो 2003 के नियम अब 2023 तक आ गए। पिछली बार जब इन्होंने कहा कि हमें मान्यता दो, तो हमने इनके साथ एक बातचीत की थी कि अब की बार लास्ट मान्यता हम दे रहे हैं आपको, अब की बार कर दो, या तो फिर नॉर्म पूरे करो या ये स्कूल बंद होंगे। तो इस बातचीत के बाद ही हमने उनको मान्यता दी थी और उन्होंने दोबारा फिर एडमिशन कर दी। अब की बार फिर आए वो लोग जी अब की बार मान्यता दो। अब की बार भी ये बातचीत करने के बाद कि आगे से वो एडमिशन नहीं करेंगे, या तो नॉर्म पूरे करेंगे या एडमिशन नहीं करेंगे जी। तो उन्होंने इस बात पे स्वीकृति दी और वो कहेंगे हम आगे एडमिशन नहीं करेंगे, तब हमने मान्यता दी है। उन्होंने कुछ समस्याएं मेरे सामने रखी थी। वो कहने लगे कि हमारा स्कूल तो है, वो पुराना स्कूल है हमारा, और वो इस प्रकार का है कि चारों तरफ उसके मकान है किसी के, या कोई ना कोई बिल्डिंग है, हम स्कूल को बढ़ा ही नहीं सकते आगे जी, तो हम क्या करें? या तो फिर ऐसा है कि आपने हमें मान्यता दे दी, हम स्कूल को वहां से चेंज कर लें। तो मैंने कहा ये बात आपकी जायज है, आप कुछ ऐसी समस्याएं जो जेन्युइन समस्याएं आप लेके आए हमारे पास जी, हम उस पर विचार करेंगे, बिल्कुल मदद करेंगे, कोई दुश्मन थोड़ी है हम, वो भी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, पूरा सहयोग करेंगे हम उनको। अगर कहीं भी उनकी मदद करने की स्थिति में होंगे तो निश्चित तौर से मदद करेंगे उनकी। एक सर, जब सरकारी स्कूलों के अब आने वाले दिनों में एग्जाम होने हैं, बच्चों के परीक्षा की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, और एक नकल को लेकर बड़ी चर्चा होती है। इस बार शिक्षा बोर्ड ने एक कोई QR कोड तैयार किया है जिससे नकल रोकने के लिए दावा कर रहा है शिक्षा बोर्ड। तो इस बार ये सरकारी स्कूलों में एग्जाम सेंटर बनते हैं, वहाँ बच्चों की उछल कूद और फिर पुलिस पीछे भागती है, फिर नकल के मामले सामने आते हैं, इन पर नियंत्रण लगा पाएंगे? देखिए, जैसा चेयरमैन साहब ने मुझे बताया इसके बारे में जी, ये बहुत ही अनूठी योजना है और एक हर पेपर के ऊपर एक QR कोड लगा होगा जी, और जैसे ही मैं कुछ गड़बड़ करता हूँ यहाँ बैठ के, तो तुरंत पता चल जाएगा कि किस बिल्डिंग से ये गड़बड़ हुई है जी, और किस बिल्डिंग से हुई और किस स्टूडेंट से हुई, उसका 1 मिनट में पता चल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जब अपराधी को इस प्रकार से पकड़ा जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो इसका इस्तेमाल करे, और मैं समझता हूँ इससे बड़ी सफलता मिलेगी निश्चित तौर से नकल को रोकने में। एक और सर, बच्चों के भी कुछ सवाल आए थे। ये बच्चों का कहना है कि कई स्कूलों से जो साइंस स्ट्रीम है या आर्ट के अलावा जो कॉमर्स स्ट्रीम है वो इस बार आपने बंद कर दी थी, तो अगले जो आपका शैक्षणिक सत्र होगा उसमें आप उनको शुरू करेंगे?
देखिए, साइंस के बारे में ना जी हमने एक चेंज किया था। जो हमारे 1400 क्लस्टर स्कूल हैं, यानी कि 10 स्कूलों के बीच में एक स्कूल है, वो क्लस्टर स्कूल है हमारा, तो हमने उसमें एक चेंज किया था कि सारे स्कूलों में दे के हम उस क्लस्टर स्कूल में साइंस देंगे, ताकि उसमें टीचर भी पूरे रहें और बच्चे भी पूरे रहें। हमने ज़्यादा स्कूलों में दे दिया, कहीं टीचर पूरे नहीं, कहीं बच्चे नहीं। अगर मान लो 8 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, तो उससे चल नहीं सकता। तो वो चेंज हमने इसलिए किया था। लेकिन जो हमने अभी अपने संस्कृति मॉडल स्कूल खुले, उनसे काफी लाभ मिला, वहाँ सारों में है। और उसके साथ ही पीएम श्री हम कर रहे हैं, 286 स्कूल हम खोलने जा रहे हैं केंद्र की उस पर, और उसमें सारों में साइंस होगी और साइंस को हम बढ़ावा देंगे। आखिरी सवाल है सर, छोटा सा जवाब चाहूंगा, समय की कमी है। और ये मेरा सवाल है सर कि बदलाव के 8 साल की हम इस जनता संवाद कॉन्क्लेव 2023 में बात कर रहे हैं। आप पिछले 5 साल हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष थे, लेकिन आप पिछले 3.25 साल से आप शिक्षा मंत्री हैं। आप अपने शिक्षा मंत्री के नाते जो आपने स्कूल शिक्षा के लिए काम किए उससे संतुष्ट हैं? मतलब मानते हैं कि आपने बेहतर स्कूलों में शिक्षा के लिए काम किया है? हाँ, निश्चित तौर से हमने, सरकार ने बेहतर काम उसमें किया है। और अगर एक कमी थी तो सबसे बड़ी मुझे लगती थी वो टीचरों की जो कमी थी। निश्चित तौर से वो मुझे भी खटक रही थी कि कमी थी, लेकिन अभी आने वाले टाइम में वो टीचरों की कमी हम पूरी कर लेंगे। और निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले टाइम में हम इतना अच्छा सारा कुछ देंगे कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी सरकारी स्कूल में आने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जनता टीवी के संवाद कार्यक्रम 2023 में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम मुद्दों पर चर्चा हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की है। विपक्ष के जो आरोप हैं उनका भी जवाब दिया है। और हरियाणा में बदलाव के 8 साल के तहत जो काम शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं उनके आंकड़े भी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनता टीवी के संवाद कॉन्क्लेव 2023 के माध्यम से जनता के सामने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद कंवरपाल गुर्जर जी। और मैं आग्रह करूंगा जनता टीवी के संपादक शशि रंजन जी से कि मंच पर आएं और हमारे अतिथि शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी को प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित करें। इसी के साथ संवाद हरियाणा कॉन्क्लेव 2023 का ये 4था सत्र यहां पर समाप्त होता है। एक बार तालियों से अभिनंदन करें कंवरपाल गुर्जर जी से। बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि उन्होंने अपना समय निकाला।